आवाज जा रही होगी? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मेरी आवाज जा रही होगी? सर वॉइस नहीं है। अब वॉइस मिल रहा है? चलिए, आज हम लोग कितना नंबर सेट का डिस्कशन करने वाले हैं? तो 29 नंबर सेट का डिस्कशन आपका होना है। आप सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके, और हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेशन का, ठीक है? तो 6 to 8 9 10, या फिर अगर कोई लोग पीआरटी की तैयारी करते होंगे, सबके लिए ये यूजफुल है, ये सेशन आपके लिए रहेगा। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लासेस को। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। 29 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हर्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापते हैं मेरे भाई। आवृत्ति को मापने के लिए हम हर्ज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, कि जब कभी भी ऊर्जा की बात अगर करेगा तो आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक हमारा होता है, इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारा क्या होगा, कहेंगे जूल में होता है। ये किस में होगा? तो जूल में होगा, जिसको हम लोग जे से दिखाते हैं। ये ऊर्जा के लिए हमारा होता है। अगर उष्मा की अगर बात करेगा, ध्यान रखना मेरे भाई, उष्मा की बात करेगा तो उष्मा जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। उष्मा भी हमारा क्या, तो एक प्रकार का हमारा ये ऊर्जा होता है। उष्मा भी एक प्रकार का हमारा ऊर्जा होता है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है तो इसका भी यूनिट हम लोग किस में लिखेंगे? तो हम लोग जूल में ही लिखते हैं। तो उष्मा का यूनिट, ऊर्जा का यूनिट हमारा जूल में ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक हमारा होता है, अगर ऊर्जा का सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करते हैं, इसके सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना इसको हम लोग किस में लिखते हैं? इसका सीजीएस मात्रक हमारा अर्ग में होता है। किस में होगा? अर्ग में होता है। और उष्मा का अगर सीजीएस मात्रक अगर आपसे पूछता है, यहां पर अगर सीजीएस यूनिट अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना ये हमारा कैलोरी में होता है। दोनों में अंतर बस ये है, ये कैलोरी में हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम लोग देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो हम आपको बता देना चाहते हैं, एक्चुअली में जो फ्रीक्वेंसी हमारा होता है, जिसको हम लोग न्यू से दिखाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है, ये क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारा क्या, तो 1/में सेकंड होता है। और सेकंड अगर 1/में सेकंड होगा तो इसको हम लोग सेकंड इनवर्स कहते हैं। और सेकंड इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर्ज कहते हैं। यानी आप सीधा कह सकते हो कि एक हर्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मतलब होता है कि प्रति सेकंड की हम बात करते हैं, यानी 1 सेकंड इनवर्स की हम बात करते हैं, उसी को 1 हर्ज के बराबर हमारा होता है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात हमारा कौन सी भौतिक राशि हमें देगा, ये हमें बताना है। एक बार बता दीजिए। सर 9 10 का डिस्कशन नहीं होगा? बिल्कुल करा देंगे, वेट कीजिए, ठीक है? उसका भी डिस्कशन आपका हो जाएगा। तो पदार्थ के संवेग और वेग की बात करेंगे मेरे भाई। किसी भी पदार्थ के संवेग की बात करते हैं, इसका मतलब है संवेग जो हमारा होता है वो कितना होगा, तो कहेंगे एम गुना भी हमारा संवेग होता है। और वेग हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो कहेंगे वेग हमारा भी होता है। आपसे संवेग और वेग का क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है। तो संवेग और वेग का अनुपात करने के लिए ऐसे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर इधर आप डिवाइड किए तो इधर भी हो जाएगा, हम कहेंगे भी से भी कट जाएगा, बचा क्या मेरे भाई, तो हम कहेंगे संवेग का और वेग का अनुपात हमारा द्रव्यमान बचा। और द्रव्यमान यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, ये एक अदिश राशि होता है। ये कैसी राशि है? तो हम कहेंगे द्रव्यमान हमारा यहाँ पर अदिश राशि होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ वो कौन सी राशि? तो कहेंगे द्रव्यमान प्राप्त हुआ। और द्रव्यमान भी एक भौतिक राशि हमारा होता है। आगे चलते हैं। अगला है, यदि किसी पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या त्रिज्या को 1% से अगर कम कर देते हैं, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो मेरे भाई, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, और जब कभी भी आपको कहेगा कि त्रिज्या को 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट हमारा एक फॉर्मूला काम करता है, और उस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। और द्रव्यमान वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं है, तो याद रखना मेरे भाई, परसेंटेज ये फॉर्मूला हमारा होता है। ये कहां तक लगेगा फॉर्मूला, तो आपको ध्यान रखना है, अप टू हमारा ±5% तक हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। ये हर जगह नहीं काम करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज जी में अगर परिवर्तन अगर लाना है, परसेंटेज जी में अगर परिवर्तन आपको लाना है, इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर पावर ऑफ आर को हम रखते हैं। हम किसको रखेंगे, तो पावर ऑफ आर को रखते हैं। ये पावर ऑफ आर हमारा त्रिज्या का पावर यहां पर रखते हैं, और गुना करते हैं परसेंटेज चेंज इन रेडियस। इस बात को ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज इन रेडियस की हम बात करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मेरे भाई, इसको सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पर डिजाइंड होता है,
इसके लिए यही फॉर्मूला लगाइएगा, तुरंत आपके आंसर्स आ जाएंगे। लेकिन जब कभी भी परसेंटेज जी में परिवर्तन की अगर बात करता है तो पावर ऑफ आर कहने का मतलब है कि स्मॉल जी का जो मान हमारा होता है वो कितना होता है, कहेंगे जी एम अपॉन में हमारा आर स्क्वायर होता है, जहां पर ये दोनों के दोनों टर्म हमारे कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब है मेरे भाई हम लोग ये कह सकते हैं ये स्मॉल जी जो हमारा होगा ये समानुपाती आर के पावर -2 में हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आर के पावर जी हमारा समानुपाती आर के पावर -2 में हो जाएगा। इसका मतलब आर का पावर -2 है, तो हम लोग इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, आर का पावर यहां पर -2 रखेंगे, यानी कि हमारा -2 हो गया, ये गुना का साइन होगा। अब कहता है कितने परसेंट से हम इसको क्या कर रहे हैं, तो कम करने की बात कर रहे हैं, तो त्रिज्या को 1% से कम करने की बात कर रही है। इसका मतलब मेरे भाई जब कभी भी आपको कमी की बात करेगा तो आप वहां पर माइनस साइन लेना है, और जब कभी भी आपको वृद्धि कहेगा जितना भी परसेंट का वृद्धि, उसके लिए प्लस साइन आपको इंडिकेट करना है, एगो माइनस एगो प्लस साइन का इंडिकेट करना है। तो अगर परसेंटेज चेंज इन रेडियस की बात करता है, त्रिज्या में 1% की कमी की बात कर रहा है, इसका मतलब मेरे भाई 1% की कमी -1 की कमी होगी, इसका मतलब आप इसको -1 रख दीजिएगा। तो -2 और -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना आएगा, क्योंकि ये हमारा माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। इसका मतलब मेरे भाई 2% की वृद्धि हो गई। हम कहेंगे यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसका मतलब हुआ कि 2% की हमारी क्या होगी, तो कहेंगे वृद्धि हो जाएगी, और आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि 2% से हमारा बढ़ जाएगा, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग कहां लगाएंगे, तो 5% तक लगाते हैं। तो 5% वृद्धि या 5% कमी तक हम लोग लगा सकते हैं, अप टू टर्म लिखा हुआ 1 2 3 4 5, 5 तक ही हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, 5 से ऊपर ये फॉर्मूला फिर काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन भी 5 तक पूछता है, इसीलिए मैक्सिमम आपको यहां पर लिख लेना है। आगे चलते हैं, बर्फ अगर पानी में तैरती है उसका रीजन क्या है। अगर बर्फ पानी में जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करेगा। बर्फ अगर पानी में तैरती है उसका रीजन क्या है मेरे भाई, दुनिया में कोई भी चीज अगर तैरती है इसका मतलब ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण हमारा वो तैरता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर बर्फ पानी में तैरती है तो घनत्व में अंतर के कारण तैरती है, किसके कारण तैरती है, तो आपको ध्यान रखना है ये हमारा घनत्व में अंतर के कारण तैरती है, घनत्व में अंतर के कारण तैरती है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर बर्फ जो है, बर्फ की यहां पर बात हो रही है, वो पानी पर क्यों तैरती है, तो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है मेरे भाई, तो घनत्व में अंतर के कारण। तो हम लोग यहां पर देखते हैं डेंसिटी, अगर हम आइस की हम बात करेंगे तो कितना होगा, 900 हमारा होता है, याद रख लीजिएगा इतना kg/m³ हमारा होता है। अगर यही पानी के घनत्व की अगर बात करते हैं तो पानी का जो घनत्व हमारा होता है वो कितना होगा, तो कहेंगे ये हमारा 1000 kg/m³ होता है। आप देख लीजिए मेरे भाई कि इन दोनों में घनत्व में अंतर है, यहाँ 900 है, यहाँ 1000, जिसका घनत्व कम होगा हमेशा वो तैरता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो घनत्व में अंतर के कारण हमारा ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है आइस का घनत्व कम है, जिसका घनत्व कम होता है वो हमेशा तैरता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए तैरता है। कौन तैरता है, तो बर्फ तैरता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से हमारा कम होता है इसलिए तैरता है। ये इसके पीछे का मेन रीजन हमारा ये होगा आंसर। आगे चलते हैं, दिए गए बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो हमारा होगा वो सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है। तो फ़ारेनहाइट तापक्रम जो हमारा है वो सेंटीग्रेड तापक्रम का कितना गुना हो गया, तो फ़ारेनहाइट तापक्रम हमारा जो होगा वो सेंटीग्रेड तापक्रम का हमारा 2 गुना हो गया, ये कंडीशन हमारा है। अब हम लोग को कहता है मेरे भाई कि बताइए कि सेल्सियस में वो आंसर कितने करेंगे। तो हम लोगों को एक पास एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं कि C/5 = F-32/9 हम लोग रखेंगे, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, हमको सेल्सियस में आंसर करना है इसलिए C कैलकुलेट करेंगे और C/5 यहां पर लिखेंगे। F का मान कितना पुट करेंगे, तो 2C पुट करेंगे यहां पर 2C माइनस कितना हो गया, 32 हो जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे। यहां से मेरे भाई आप कैलकुलेट कर लेना, और C का जो वैल्यू निकल करके आया ये आपको 160 डिग्री सेल्सियस निकल करके आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, इतने ही निकल करके आएंगे। यानी अगर ऐसा रिलेशन होगा, ऐसा कंडीशन होगा, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन -67 कैसे होगा मेरे भाई, आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो 9C हो गया 10C हो गया, और 9C 10C हो गया, गुना करेंगे तो 160 हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई 160 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर यहां पर होना है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगला,
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिर करके हमारा 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। मेरे भाई किसकी बात हो रही है? तो पानी की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? तो जल की बात हो रही है, और जल को हम लोग क्या कहते हैं? H2O कहते हैं, यानी कि पानी की बात हो रही है। इस बात को ध्यान रखना है। इसके लिए हमारा एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। ग्राफ हमारा मेरे भाई ये वॉल्यूम का हमारा एक्सिस होता है और ये हमारा टेम्परेचर का एक्सिस होता है। मेरे भाई जब पानी के लिए ग्राफ हम लोग खींचते हैं और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो वो हमारा ग्राफ ऐसा होता है पानी के लिए। और यहाँ पर हमारा क्या होता है? आयतन सबसे कम होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आयतन हमारा होता है यहाँ पर हम कहेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा है। इधर कहीं ना कहीं टेम्परेचर का एक्सिस है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इधर आपका क्या होगा? कहेंगे ज्यादा डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो आपको कह रहा है कि 9 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं मेरे भाई, यहां पर हम 9 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। हम लोगों को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां लेके जाना है तापमान को? तो 9 डिग्री से हमें 3 डिग्री की तरफ लेकर के जाना है। यानी कहने का मतलब है, आप ये समझ लीजिए कि 9 डिग्री टेम्परेचर हमारा यहां पर, यहां से 3 डिग्री की तरफ हम आ रहे हैं। तो जब आप इधर से इधर की ओर आएंगे, जब टेम्परेचर एक्सिस में आप इधर से इधर की ओर आते हैं, ये ग्राफ का रूप देखिए, ये नीचे की ओर ग्राफ आएगा, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, जब हम तापमान को नीचे लेकर के आ रहे हैं 9 से 3 डिग्री पर, 9 से 4 नहीं है, 9 से 3 कर रहे हैं, तो मेरे भाई 9 से 3 में क्या होगा? तो पहले हमारा आयतन घटेगा, फिर आयतन हमारा बढ़ना शुरू करेगा। तो आयतन घटेगा, पहले आयतन घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है ना। कई बार डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ भी आपको देता है। तो डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हमारा कैसा होगा? अगर ये ऐसा बना है तो इसमें जो ग्राफ बनेंगे वो कैसा बनेगा? तो ऐसा बन जाता है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है मेरे भाई? तो उल्टा रिलेशन हमारा होता है कि डेंसिटी उल्टा और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो ग्राफ भी हमारा पलट जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको कई बार क्या करता है क्वेश्चन, घनत्व और तापमान के बारे में पूछेगा या आयतन और तापमान के बारे में। ये मेरे भाई दोनों के अलग अलग ग्राफ होते हैं। ये आयतन और तापमान के बीच में ग्राफ है, यहाँ घनत्व और तापमान के बीच में ग्राफ है, तो दोनों टर्म अलग है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आयतन की बात कर रहे हैं, इसलिए आयतन और तापमान के बीच में ग्राफ देखें। अगर घनत्व और तापमान की बात करेगा तब ये ग्राफ हम लोग बनाते हैं, इस ग्राफ को हम लोग फोकस करते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे होंगे मेरे भाई कि पिछले 24 साल से आपकी सेवा में प्लेटफॉर्म जो है मेरे भाई, ये आपको सेवा दे रही है। अब आप इस बात को समझिए कि महाधमाका ऑफर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दिया गया है। प्लेटफॉर्म में जितनी भी क्लासेस चलती हैं, चाहे रेलवे की क्लासेस हो, टीचर्स शिक्षक भर्ती की क्लासेस हो, या फिर कोई भी क्लासेस अगर आपको दी जा रही है, तो सभी कोर्स पर फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको एक दिन के लिए दिया गया है। और ये इसके लिए अप्लाई कूपन आपको क्या करना है? तो मकर, यहां पर ध्यान रखना है, MAKAR मकर जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना और साथ में 20 भी लिखना है। लगातार आपका मकर 20 लिखना है। ये आपका अप्लाई जैसे ही करिएगा तो 20% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, एक ऑप्शन है कि जो बैच नहीं ले पाए होंगे उनके लिए एक दिन का ये ऑफर है। कल तक ये ऑफर आपका लागू रहेगा, कल रात तक। आप किसी भी बैच को अगर लेना चाहते हैं तो वो बैच आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपको साइंस पढ़ना है तो इंजेक्शन बैच लेना है, तो इंजेक्शन बैच में आपको कूपन लगाएगा, लग जाएगा। इंजेक्शन बैच के किसी बैच में, इंजेक्शन के बैच की बात करते हैं, इंजेक्शन बैच 6 to 8 9 10 11 12, सो 6 to 8 9 10, या हमारा क्या है तो 9 10 TGT के लिए जो होगा उसके लिए बात करते हैं। या फिर अगर आप किसी भी बैच में अगर जाएंगे, अगर ये मकर 20 अगर यूज करते हैं, नियुक्ति बैच से लेकर के सभी बैचेज में आपको यहां पर काम कर जाएगा। और यहां तक कि आप समझ लीजिए कि अगर टेस्ट भी देते हैं ना खरीद करके ऑनलाइन में, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, रात के 12 बजे से लेकर के कल रात के 12 बजे तक ये चीज लागू रहेगा। तो एक अच्छा मौका है कि आप इसको कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं होगा, जिनके पास कोर्सेस नहीं होंगे, आप मेरे भाई 20% डिस्काउंट पर ये कोर्स ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म इससे कम नहीं करेगा, इतना कोर्स अगर दे रही है तो आप इसको कर लीजिएगा। बाद बाकी सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी सब शुभकामनाएं। बस आप लोग मेरे भाई ऐसा कीजिए कि अगली बार मकर संक्रांति आपका मने पूरी फैमिली के साथ। और हमको उम्मीद है कि जितना मेहनत कर रहे हो इस बार जरूर तुम लोग को सफलता मिलेगा, और अगली मकर संक्रांति आपकी और भी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग कल भी क्लासेस करेंगे, लगातार हमारी क्लासेस चलती रही, कल भी छुट्टी नहीं है, कल भी क्लासेस आपकी होनी है।
अगला कहता है कि एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और लड़की खड़े हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। बताइए, सब क्वेश्चन कितनी बार करा चुके हैं। कह रहा है कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की हम बात करते हैं, आवर्तकाल मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एक लड़की की हम बात करते हैं, बेचारी वो लड़की यहाँ पर क्या करती है, तो यहाँ पर बैठी हुई है। ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है। तो मेरे भाई जब लड़की यहाँ पर बैठी हुई है तो बैठी अवस्था में उसका यहाँ पर सेंटर होगा। जब सेंटर उसका यहाँ होगा तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये बैठी हुई है, इस लंबाई पेंडुलम की जो लंबाई होगी वो ये वाली लंबाई लेना है। याद रखना, लंबाई हमेशा किसी भी वस्तु के सेंटर से हम लोग लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। यहां से लंबाई लिए तो ये लंबाई हो गया। अब वो कहता कि वो लड़की बैठी हुई नहीं रहेगी, वो लड़की अब क्या कर रही है, तो मेरे भाई यहाँ पर खड़ा होकर के झूला झूलेगी। यानी कहने का मतलब हुआ वो खड़ी हो जाएगी। अगर मेरे भाई बैठी हुई तो ये स्थिति था, अब वो क्या कर रही है, तो अब वो खड़ा हो गई। जब मेरे भाई वो खड़ा हुई तो वो लड़की यहाँ पर उसका मुंडी चला गया और इस तरीके से वो खड़ा हो गई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसे ही वो खड़ी हो गई। जैसे वो खड़ी हुई तो उसका सेंटर ऑफ मास मेरे भाई हमारा किधर, तो कहेंगे यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। जैसे ही खड़ा, चूंकि सेंटर ऑफ मास तो बीच में होना है तो वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब यहां से अगर यहां तक की लंबाई आप देखेंगे तो यहां से यहां तक की लंबाई हम लोग देखेंगे। याद रखना, हमेशा सेंटर ऑफ मास से लंबाई लेते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ मास से लंबाई लेते हैं। जैसे ही वो खड़ी हुई तो उसका सेंटर ऑफ मास मेरे भाई बीच में शिफ्ट करेगा। क्योंकि उस लड़की का बीच में यहां था, बैठी हुई थी, अब खड़ी हो गई तो यहां पर चला जाएगा। यानी कि ये लंबाई कम हो जाएगा और इस लंबाई को एल डैश कह देते हैं। इसका मतलब मेरे भाई एल डैश जो हमारा होगा वो एल से क्या होगा, कहीं यहां पर कम हो गया है। एल डैश हमारा एल से कम हो गया तो हम लोग जानते हैं जो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है ये टी इक्वल टू हमारा 2 पाई रूट अंडर अपॉन में एल अपॉन में जी हमारा होता है। जहां पर 2 पाई और जी कांस्टेंट है तो जो आवर्तकाल है वो लंबाई के हमारा समानुपाती, रूट अंडर लंबाई का समानुपाती होगा। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर लंबाई अगर कम हो गया, यहां लंबाई अगर कम हो गया, ये लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल हमारा क्या होगा, कहीं यहां पर कम हो जाएगा। लंबाई कम होगा तो आवर्तकाल हमारा क्या हो जाएगा, कि यहां पर हमारा कम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को सोचना है। तो मेरे भाई लंबाई जैसे ही कम होगा, लंबाई जैसे ही कम होगा तो कहेंगे लंबाई जैसे ही कम होगा, खड़ी होने पर लंबाई कम हो गया, ये खरा सिचुएशन है, एल डैश की वैल्यू कम हो गई तो हम कहेंगे लंबाई अगर कम हुआ तो आवर्तकाल का मान भी कम हो जाएगा। यानी आवर्तकाल हमारा क्या होगा, कहेंगे कम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है ना, जिसको हम सेंटर ऑफ मास यहां पर जिस बिंदु को हम कहते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है जिसको सीएम कहते हैं। ये सेंटर ऑफ मास है जिसको हम सीएम कहते हैं। एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, जिधर ज्यादा मास होता है ना उधर ही सेंटर ऑफ मास हमारा क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये खरा जैसे हुई तो इसके सेंटर पर, बीच में सेंटर पर हमारा क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास होगा और वो ऊपर शिफ्ट कर गया। तो ये लंबाई हमारा कम हो गया, ये लंबाई ज्यादा था। लंबाई कम होने की वजह से आवर्तकाल घट जाएगा और जब आवर्तकाल घट जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब है कि पेंडुलम हमारा क्या होगा, कहेंगे फास्ट हो जाएगा। पेंडुलम क्या होगा, कहेंगे सुस्त नहीं होगा। आवर्तकाल घट गया ना, पहले टाइम लग रहा था जाने और आने का 10 सेकंड, अब उससे कम लगेगा। इसका मतलब जाएगा आएगा जाएगा, यानी कि हम कहेंगे यहां पर पेंडुलम फास्ट हो जाएगा। आवर्तकाल घटने का मतलब होता है कि जो पेंडुलम हम लोग जिसको दिखा रहे थे वो पेंडुलम हमारा क्या होता है, यहां पर हम कहेंगे फास्ट हो जाएगा। यानी कि झूला, जो झूला के शेष में बोल रहा था, झूला फास्ट हो जाएगा। पेंडुलम फास्ट मतलब झूला फास्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। भोजन पकाने के लिए किन किन विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करते हैं। मेरे भाई भोजन पकाने की बात करते हैं हम लोग, यहां पर किसकी बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं। हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर हम खाना पकाने की बात कर रहे हैं तो भोजन पकाना यानी कि खाना पकाने की हम बात कर रहे हैं। अगर मेरे भाई भोजन पकाने की अगर बात हो रही है तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप यहां पर भोजन पकाने की अगर बात कर रहे हो तो इसमें हम लोग माइक्रो ओवन की हम इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रो ओवन जो होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो माइक्रो ओवन जो हमारा होता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो माइक्रो ओवन होता है ये हमारा माइक्रो ओवन की बात करते हैं। याद रखना इसका नाम ही माइक्रो ओवन है। इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ओवन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा माइक्रो ओवन होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। माइक्रो ओवन की हम बात करते हैं। तो माइक्रो ओवन जिस सिद्धांत पे काम करता है, यह सिद्धांत आपको याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। ये मेरे भाई किस सिद्धांत पे काम करता है, तो माइक्रोवेव के रेडिएशंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। आपको ध्यान रखना है, सूक्ष्म तरंग विकिरण के सिद्धांत पे काम करता है। ये किस पर काम करता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार पूछता है। ये हमारा किस पर कहेंगे, सूक्ष्म तरंग
विकिरण के सिद्धांत पर ये हमारा काम करता है। सूक्ष्म तरंग विकिरण के सिद्धांत पर ये काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म तरंग विकिरण के सिद्धांत पे काम करता है। दूसरी बात है मेरे भाई, जो माइक्रोवेव ओवन हमारा जो भोजन को पकाता है, जिस प्रोसेस से पकाता है, ये प्रोसेस भी आपको ध्यान रखना है। और प्रोसेस को हम लोग प्रक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रोसेस को हम लोग कौन सा प्रोसेस कहते हैं जिससे हमारा खाना पक जाता है, तो आपको मेरे भाई ये बताना, इसको हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के नाम से जानते हैं। ये डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस बात को ध्यान रखना, प्रोसेस भी पूछता है, सिद्धांत भी पूछता है। भोजन पकाने के लिए माइक्रो ओवन का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मुझे लगता है मेरे भाई आपके एग्जाम का ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम का हो सकता है, इसलिए एग्जाम आस्किंग ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप नजर जरूर दौड़ाए रखेंगे। तो हम इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। मेरे भाई ये कैसी तरंग होती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये कैसी तरंग होती है, तो हम लोग जानते हैं ये हमारा माइक्रोवेव जो हमारा होता है, जो माइक्रोवेव हमारा होता है, माइक्रो ओवन की हम बात कर रहे थे, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा ये, इस पर विद्युत चुंबक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये हमारा काम करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें हमारा काम करता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी तरंग होगी, तो हम लोग यहाँ पर माइक्रोवेव की हम बात करते हैं। कैसी वेव की बात करते हैं, माइक्रोवेव की हम बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दे रखा है, तो केवल इसमें सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। अवरक्त इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। हम लोग केवल और केवल किसका, तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। और यही सूक्ष्म तरंग के प्रिंसिपल पर यह काम करता है, याद रखना। माइक्रो ओवन की बात करते हैं, तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछता है, इसको जरूर याद रखिए। ये कौन सा प्रोसेस है, इसकी प्रक्रिया जरूर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये आपके सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भोजन पकाने के लिए अगर हम माइक्रो ओवन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस प्रोसेस से भोजन को पकाना है, तो देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग से पकाता है। बस याद रखिएगा। आपके पास तो ऑप्शन है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। अगर हिंदी नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश टर्म देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है। मेरे भाई यहां पर शार्पनेस की बात कर रहा है, यानी इंटेंसिटी की बात कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमारा होता है वो किस पर निर्भर करता है मेरे भाई, आयाम पर निर्भर करता है। किसी का भी इंटेंसिटी की अगर बात करेंगे ना, तो हम लोग सीधा कहते हैं कि जब इंटेंसिटी की हम बात करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमारा ये एम्पलीट्यूड का क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है इसके स्क्वायर के समानुपाती होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कई बार मेरे भाई इस पर ये क्वेश्चन पूछता है, और ये चीज आपको ध्यान भी रखना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में, ध्वनि के आयाम पर हमारा निर्भर करता, आंसर करेंगे, सीधा सा बात है। और ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि परासर्व तरंग के बारे में ये बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है, उसको बताना है। परासर्व तरंग की कहने की बात करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव की बात करते हैं मेरे भाई। परासर्व तरंग कहने का मतलब है कि हम अल्ट्रासोनिक वेव की हम बात करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये अल्ट्रासोनिक वेव है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसको हम लोग पराश्रव्य तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा कैसी तरंग है, क्योंकि यहाँ पर प्राश्रव्य तरंग हम कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। जो प्राश्रव्य तरंग होता है हमारा, अल्ट्रासोनिक वेव होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है याद रखना है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हमारा ग्रेटर देन कितना होगा, तो यहाँ पर 20 किलो हर्ज होता है। इस बात को ध्यान रखना है। 20,000 हर्ज से ज्यादा की जो आवृत्ति होती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक वेव होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, कहेंगे ये हमारा, कहेंगे यहाँ पर धूलकण को भी, कपड़ा से धूलकण को भी अलग करने का काम करता है। इसमें वाइब्रेशन कंपन होता है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है तो कंपन भी हमारा ज्यादा करता है। और जब कंपन हमारा ज्यादा करेगा तो हम कहेंगे धूल कण को भी ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसका मतलब है इसका काम मेरे भाई ये भी हमारा होता है, ये कीड़ों को भी नष्ट करने का काम करता है। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए भी हम लोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये स्वचालित सीरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे भाई यानी आप कुल मिला के कह लीजिए कि ये सभी में हमारा काम करेगा। 1 2 3 के अलावा चौथा भी होगा, तो इसलिए आंसर करेंगे उपयुक्त में से हमारा डी हो जाएगा। यानी आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यानी मेरे भाई जो हमारा अल्ट्रासोनिक वेव होता है यहां इस्तेमाल होता है, इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है। और जो अल्ट्रासोनिक वेव हमारा होता है ना, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव हमारा होता है ये साउंड वेव है, इस बात को आप ध्यान रखना। एक ऐसा वेव है मेरे भाई, साउंड वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती 20 किलो हर्ट्ज से हमारा ज्यादा होता है। और इसके ये सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन को आप नोट करके लिख लीजिएगा, काम आता है।
आगे चलते हैं, घरेलू विद्युत तार जो हमारा होता है उसको कैसे जोड़ते हैं। हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं, घर में जो वायरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। हमारे घर में जो वायरिंग होती है मेरे भाई, हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है। हमारे घर में जो वायरिंग होती है उसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में उसको हम लोग जोड़ते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर बी जो होगा हमारा, किसी भी सूरत में हम कहेंगे हमारा राइट हो जाएगा। समानांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, घरेलू विद्युत तार को हम लोग जोड़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है, समानांतर क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तार को तो सब में वोल्टेज बराबर मिलता है। तो मेरे भाई इस तरीके से ध्यान रखना है। आगे, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से हमारा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जब भी ट्रांसफार्मर की हमारा बात होता है तो एक क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही फेमस है, इस पर पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है ना, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको तो जरूर आप याद रखिएगा। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, ईएमआई ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबक के प्रेरण के नाम से हम जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पर हमारा काम करता है। और दूसरी बात याद रखना मेरे भाई कि इसमें हम लोग केवल एसी का यूज करते हैं, केवल मेरे भाई एसी का इस्तेमाल होता है, केवल एसी का उपयोग इसमें होता है, इसमें डीसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है। ट्रांसफार्मर मेरे भाई वोल्टेज को रेगुलेट करता है, याद रखना, कभी करंट को नहीं करता है, ये वोल्टेज को, डायरेक्ट वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये डायरेक्ट किसको तो कहेंगे, वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर ये डायरेक्ट वोल्टेज को रेगुलेट अगर करेगा तो मेरे भाई, वोल्टेज को रेगुलेट अगर करेगा तो उसके हिसाब से दो तरह का ट्रांसफार्मर हमारा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन, याद रखिएगा, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टेप अप कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टेप डाउन वोल्टेज डाउन करता है, स्टेप डाउन क्या करेगा मेरे भाई, तो जो वोल्टेज हमारा होता है उस वोल्टेज को डाउन करेगा लेकिन करंट के मान को बढ़ा देता है। स्टेप अप क्या करेगा, उल्टा करेगा, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को अप कर देता है। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा वोल्टेज को अप करेगा, वोल्टेज को अप करेगा तो करंट के मान को ये कम कर देता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की ये कहानी होती है। और ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेरे भाई कोर होता है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारा कोर होता है, ये जो हमारा कोर होता है आपको याद रखना, ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ये कैसा होगा, कहीं यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर हमारा होता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। सॉफ्ट आयरन कोर कहने का मतलब हमारा मुलायम, हमारा आयरन का सीट से ये बना हुआ रहता है ताकि एडी करंट लॉस हमारा कम हो। सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर सॉफ्ट आयरन कोर का आप इस्तेमाल करेंगे तो हिस्टेरेसिस, सॉरी यहाँ पर हम कहेंगे हिस्टेरेसिस लॉस हमारा कम होता है। कैसा लॉस कम होगा, तो कहेंगे हमारा हिस्टेरेसिस लॉस की अगर हम बात करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस हमारा कम हो जाता है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेमिटेड सिलिकॉन स्टील का लेमिनेट, हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन का लेमिनेशन हम लोग करते हैं। तो सिलिकॉन का लेमिनेशन अगर करते हैं तो एडी करंट लॉस को क्या करता है, वो कम कर देता है मेरे भाई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग ये बात तो पता चल गया कि प्रत्यावर्ती धारा को यूज करेंगे, इसमें दिष्ट धारा को यूज नहीं करते हैं मेरे भाई। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, तो उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, जहां भी दे रखा है उसको पहले ही काट दीजिए। इसका मतलब ये क्या करता है मेरे भाई, तो प्रतिवर्ती धारा जो हमारा होता है, ये विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, यानी कि मेरे भाई वोल्टेज को क्या करेगा, तो बढ़ाता है, और वोल्टेज को क्या करता है, तो घटाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एसी सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, एसी सिग्नल का इस्तेमाल करता है। इससे हम कहेंगे वोल्टेज या तो घटेगा या तो वोल्टेज हमारा बढ़ सकता है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है, ये फ्लेमिंग के किस रूल पर काम करता है, ट्रांसफार्मर हमारा 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 फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर ये काम करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु को रख देते हैं, उससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा कि अनंत होता है। यानी एक समतल दर्पण और दूसरे समतल दर्पण की हम बात करते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई ये हमारा एक समतल दर्पण है और दूसरा ये समतल दर्पण हमारा होता है, और दोनों समतल दर्पण को हम पैरेलली यहां पर रख दिए। ये दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पण को हम कैसे रख दिए, तो दोनों समतल दर्पण को पैरेलली हम रख दिए, दोनों को पैरेलली रख दिए। अब इसके बीच में क्या करते हैं, किसी आदमी को यहां पर हम खड़ा कर देते हैं और उस आदमी का हम लोग इमेज जानना चाहते हैं, कितना इमेज बनेगा। तो मेरे भाई प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालनी होगी तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि प्रतिबिंब की अगर संख्या कैलकुलेट करनी है तो इसको n से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 360 बटे हम लोग थीटा यूज करते हैं। अगर 360 बटे थीटा का मान ऑड आता है तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए 360 आप यहां पर रखेंगे। बताइए मेरे भाई
थीटा का मान क्या यूज करेंगे? अगर दो पैरेलल हमारा प्लेन्स होता, दो पैरेलल प्लेन्स या दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमारा थीटा का मान कितना होता, कहेंगे एक यहां पर 0 डिग्री होता है। आप मेरे भाई थीटा की जगह पे 0 पुट करो, किसी भी चीज में 0 से डिवाइड करो, ये इनफाइनाइट टर्म हमारा हो जाता है, 0 से डिवाइड करने पर अनंत हो जाएगा, यानी कि जो प्रतिबिंब की संख्या निकल करके आएगी वो कितनी होगी, तो कहेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं। यहां पर मेरे भाई दो समतल दर्पण को रखा गया था, किसको? तो हम दो समतल दर्पण की बात करते हैं, दो समतल दर्पण को मेरे भाई यहां पर पैरेलली रखा गया था। कैसे? तो पैरेलल रखा गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दो समतल दर्पण को जब पैरेलल रखते हैं, उसके बीच में कोई भी एक वस्तु होगी, उस वस्तु का अनंत इमेज बन जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है मेरे भाई, समतल दर्पण की जो कहानी होती है ना, इससे रिलेटेड टर्म आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। कभी भी किसी भी सूरत में चाहे जो भी हो, जो कह रहे हैं उसको ध्यान रखना है। समतल दर्पण हमेशा याद रखना काल्पनिक इमेज बनाता है। हमेशा का मतलब हमेशा की बात कर रहे हैं, ये हमेशा कैसा इमेज देता है, तो हमेशा आपको काल्पनिक इमेज देता है। काल्पनिक इमेज आभासी होता है, जो कि दर्पण के पीछे बनता है। और अगर कोई काल्पनिक होगा तो वह कैसा इमेज बनेगा, तो कहेंगे वो सीधा इमेज बनता है, ये भी ध्यान रखना है। और समतल दर्पण मेरे भाई पार्श उल्टा इमेज बनाता है। ये कैसा? उल्टा नहीं, ये पार्श उल्टा की बात कर, दायां हाथ बायां दिखता है, बायां हाथ दायां दिखता है, इस दर्पण की ये कहानी होती है। और समतल दर्पण हमेशा समान आकार का इमेज बनाता है, ना छोटा ना बड़ा, हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, तो हमेशा ये समान आकार का ही प्रतिबिंब बनाता, समान आकार का प्रतिबिंब ही बनाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी छोटा सा पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। और समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है मेरे भाई अनंत होती है, ये भी ध्यान रखना। इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है ये कितना होता है, कहेंगे इनफाइनाइट होता है, ये भी कई बार पूछता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा यहाँ पर दे रखा हुआ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। बताइए मेरे भाई, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है, तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है। मेरे पास जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज को अगर झांक करके पानी में देखते हैं, अगर वो ज्यादा गहराई में रहता है तो आपको लगता है कि ऊपर में है, पकड़ लीजिएगा, नहीं पकड़ पाइएगा। अगर मछली को देखिएगा पानी में ज्यादा गहराई में, फिर भी आपको लगेगा कि ऊपर दिखाई देता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो मेरे पास अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत आपको निकट लगता है, यानी कि ऊपर दिखाई दे, निकट लगना मतलब ऊपर दिखाई देना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्का को देखता है, तो यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्का को अगर देखता है, तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अधिक ऊंचाई पर लगता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। तो आप देखिए, ध्यान रखना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक ऊंचाई से अलग दिखाई देता है, तो आपको ध्यान रखना ये दोनों प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारा घटना घटता है। इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला मिलान कर लीजिए मेरे भाई। कहता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा हमारा क्या तो एंटी पार्टिकल होता है। तो हम लोग कहते हैं यहां पर एंटी इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ये जो एंटी इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस एंटी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी मेरे भाई इसका मिलान जो है ना हमारा परफेक्ट सही है। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे, फोटोन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो एंटी प्रोटॉन हमारा क्या होता है मेरे भाई, प्रोटॉन को कहते हैं, और एंटी न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रॉन को कहते हैं। तो यहां पर पहला ही हमारा यहां पर क्या तो कहेंगे, यहां पर सही है, ये सही है मेरे भाई। हम लोग एंटी प्रोटॉन को प्रोटॉन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, अगर हम एंटी प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम नहीं होता है, एंटी प्रोटॉन को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, याद रखेंगे। और दूसरी बात है मेरे भाई, एंटी न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो जो एंटी न्यूट्रॉन हमारा होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये न्यूट्रॉन को ही एंटी न्यूट्रॉन कहा जाता है। बस में इसमें अंतर बस इतना ही था कि जो एंटी इलेक्ट्रॉन था उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, इसको बस याद रख लीजिएगा। इसी में थोड़ा चेंज जाते हैं, बाद बाकी ये सब आपका सिमिलर ही है। तो मेरे भाई आपका सही आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, इसमें से कौन सा युग्म हमारा एक कण प्रति कण का युग्म है, कौन सा एंटी पार्टिकल हमारा, ये पूछा गया है। ये सब कोई एंटी पार्टिकल हमारा नहीं है, इसका मैचिंग एकदम गलत है, लेकिन फोटोन किसको कहते हैं वो आप जान लीजिए। अगर कई बार फोटोन के बारे में अगर आपसे चर्चा करता तो फोटोन किसको कहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, ये फोटोन हमारा क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वो हमारा चीज, आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जितने भी बैचेज हैं मेरे भाई, इंजेक्शन बैच रहे या फिर आपको कोई भी बैच अगर आपको मिलता है,
सभी बैच पर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट दिया गया है एक दिन के लिए, कल के दिन के लिए, मकर संक्रांति ऑफर के रूप में। आप देख लीजिएगा इंजेक्शन बैच, न्यू बैचेज आपके चल रहे हैं। अगर किसी को लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो अखंड ज्योति बैच भी है, और अगर नियुक्ति बैच की क्लासेस चाहिए तो नियुक्ति बैच भी आपको मिल जाएगा, जो कि प्रैक्टिस के लिए आपका है। आगे बात करते हैं, पानी मिट्टी से जड़ में निम्नलिखित भौतिक प्रक्रिया के द्वारा हमारा गुजरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। मिट्टी से मेरे भाई जड़ की बात कर रहा है, किसमें, तो मिट्टी से जड़ की बात करता है। तो मिट्टी से जड़ में अगर जाता है तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, मिट्टी से जड़ में याद रखना, इसको हम लोग परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में, नीचे तो पानी ज्यादा है, नीचे हमारा मिट्टी के साथ पानी है, और ऊपर में कहते हैं कि प्लांट में पानी पानी है, तो नीचे से अगर हम भेजते हैं तो हम कहेंगे लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में भेजते हैं, तो उस प्रोसेस को परासरण कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है या फिर गलत है, उसके बारे में बताना है। अच्छा, सही बोला गया, कौन सा स्टेटमेंट हमारा है, कह रहा है किसी आवर्त के अनुदिश, यानी कि आवर्त के अनुदिश की अगर बात करता है मेरे भाई, हम लोग पीरियोडिक टेबल में ये बात जानते हैं कि इसको अगर हम आवर्त मानते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आवर्त होता है, और इधर मेरे भाई क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान हमारा बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारा होता है उसका मान बढ़ता है। इसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहीं पर हम कहेंगे आयनेशन हमारा क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर पोटेंशियल होता है, इसका भी मान हमारा बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिए, ये तीनों मान बढ़ता है। लेकिन यही चीज अगर हम ग्रुप में लेकर के आते हैं, समूह में लेकर के आते हैं, तो वही चीज हमारा घटने लगता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या होता है, फिर हमारा घटेगा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो ये भी हमारा घटेगा, या फिर आयनेशन पोटेंशियल्स की बात करते हैं तो ये भी हमारा यहाँ पर घटेगा, ध्यान रखेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि किसी भी आवर्त की अगर बात करते हैं उसके अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे हमारा कम होता है। बताइए सही है कि गलत है। किसी भी एक आवर्त की बात कही, एक आवर्त के अनुदिश कह रहा है, एक आवर्त की दिशा में कह रहा है, आवर्त की दिशा में कह रहा है कि आयनन विभव जो हमारा होता है इसको आयनेशन पोटेंशियल हम कहते हैं। ये कहता है आयनेशन पोटेंशियल का मान तो हम लोग देख रहे हैं आवर्त में जब आ रहे हैं तो आवर्त का आयनेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता है। यहां कह रहा है कि आयनेशन पोटेंशियल धीरे धीरे हमारा कम होगा, जो कि गलत है। पहला स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं, तत्व के किसी एक वर्ग की हम बात करते हैं, यहां पर किसी एक वर्ग की बात करते हैं, वर्ग इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। वर्ग तो हम लोग ग्रुप को कहते हैं ना, तो किसी वर्ग में जैसे से परमाणु का भार बढ़ता है, जैसे से परमाणु का भार बढ़ता है, जैसे से आप नीचे जाते हैं तो हम कहते हैं कि एलिमेंट हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, परमाणु संख्या बढ़ता ही है, और तो उसका परमाणु भार बढ़ता है। तो जैसे से परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा, कहेंगे कम होता है। तो जाहिर सी बात है मेरे नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका मान घटता है, यानी कहने का मतलब वो कम होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। आगे कहता है किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, यानी आवर्त में तो भाई मेरे भाई परमाणु संख्या बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है वो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा हुआ है। तो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कहता है कम होगा। हम कहते हैं आवर्त में जैसे जैसे हमारा परमाणु संख्या, चूंकि आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ता है, जैसे जैसे आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान हमारा बढ़ता है। यहां कह रहा है मेरे भाई विद्युत ऋणात्मकता का मान हमारा कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिनेक्टिविटी का मान हमारा कम हो जाएगा। ये गलत कह रहा है, तो ये हमारा गलत इंफॉर्मेशन है। तो कहेंगे एक ही आंसर हमारे सही है, तो वो हमारे केवल और केवल 2 है, और इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे कहता है कि धातु अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस हमारा बाहर करेगा। एक बात बताइए मेरे पास, हाइड्रोजन गैस तो हमारा नहीं होगा, हमारा कार्बन मोनोक्साइड गैस नहीं होता, हमारा यही गैस पॉसिबल है। कैसे कहेंगे मेरे भाई, किसी अम्ल की बात करते हैं, कोई एसिड हमारा किसके साथ, धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो धातु का कोई भी कार्बोनेट आप ले लीजिए, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये हमारा धातु का कार्बोनेट है, मैग्नीशियम धातु है, कार्बोनेट धातु का कार्बोनेट हो गया। इसका रिएक्शन मान लेते हैं कि हम किसके साथ करा देते हैं, HCl के साथ करा देते हैं। तो मेरे भाई ये किसका फॉर्मेशन करेगा, तो हम कहेंगे यहां पर MgCl2 का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये रिलीज करेगा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज करेगा, और कुछ पानी की मात्रा को भी ये बाहर करेगा। इसको बैलेंस करना होगा तो आप कर सकते हैं, 2 को क्लोरीन यहां पर एक ही क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक मैग्नीशियम एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, और हमारा उधर 3 ऑक्सीजन हो गया। ये कंप्लीट रूप से हमारा बैलेंस इक्वेशन हम लोगों को दिख रहा है। यानी मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, ये हमारा अम्ल की बात कर रहे हैं और ये हमारा धातु के कार्बोनेट की हम बात करते हैं, अगर ये धातु के कार्बोनेट है और ये हमारा अम्ल होता है, तो याद रखना मेरे भाई यहां पर क्या बनेगा, तो कहेंगे लवण। वैसे आप समझिएगा
कोई भी धातु के जो हमारे कार्बोनेट होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है और ये अम्ल होता है। जब क्षार और अम्ल का रिएक्शन होता है तो ऐसी परिस्थिति मेरे भाई लवण और जल की प्राप्ति होती है और कुछ गैसेस हमारे बाहर निकलते हैं, चूंकि कार्बोनेट की फॉर्म की बात करते हैं तो ये लवण हमारा होता है। लेकिन कौन सा गैस बाहर निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, इसलिए आंसर करेंगे मेरे भाई। हाइड्रोजन गैस कब निकलता है, अगर कोई भी धातु एसिड के साथ प्रतिक्रिया, धातु के कार्बोनेट नहीं, कोई भी धातु अगर हमारा अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही है, वो आपको बताना है। कहता है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं। अगर निर्जल सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं तो जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट है मेरे, निर्जल सोडियम अगर हम कार्बोनेट की अगर हम बात करते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट हम किसको कहते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं मेरे भाई हमारा वाशिंग सोडा को कहते हैं, जिसको हम लोग धोबन सोडा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग धोबन सोडा कहते हैं। और धोबन सोडा का ही दूसरा नाम क्या होता है, क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। धोबन सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखिए, सोडियम कार्बोनेट हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। तो धोबन सोडा जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होगा, ये निर्जल सोडियम कार्बोनेट हो, इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे Na2CO3 हमारा होता है और यहाँ पर 10H2O की हम बात करते हैं, ये हमारा होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस आपके सामने दे रखा है यहां पर हम कहेंगे निर्जल सोडियम कार्बोनेट हमारा जो होता है वो हमारा सोडियम कार्बोनेट की बात करता है। क्या वो बेकिंग सोडा के रूप में होता है, नहीं, बेकिंग सोडा तो मेरे भाई दूसरा होता है। क्या वो बेकिंग सोडा हमारा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, बेकिंग सोडा हमारा नहीं होता है। बेकिंग सोडा तो खाने वाला सोडा हो, ये बिल्कुल यहां पर गलत दे रखा है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे सामने बेकिंग सोडा की बात होती है, जब हमारे सामने किसकी बात होती है, तो अगर हम यहाँ पर बेकिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो बेकिंग सोडा मेरे भाई क्या होता है, NaHCO3 जो हमारा ये बेकिंग सोडा होता है, इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। ये तो अलग अलग हमारा हो गया, अलग अलग, तो ये हमारा गलत इंफॉर्मेशन दे रखा है। आगे अग्निशामक की हम बात करते हैं ना, जो अग्निशामक हमारा होता है, अगर कहीं पर बिजली से लगी आग को बुझाना होगा तो आपको वहां पर क्या करना है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर बिजली से आग लगेगी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी द्रव पदार्थ का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है, करंट का फ्लो हो सकता है। तो अग्निशामक में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है। और जितने भी अग्निशामक आप देखते होंगे, खास करके इलेक्ट्रिसिटी से जो आग लगता है, आप देखिएगा आपका मॉल वगैरह में देखिएगा ललका ललका सिलेंडर होता है, उसमें आप देखिएगा भरा हुआ रहता है हमारा बेकिंग सोडा के साथ में H2SO4 एसिड भी डालते हैं, तो उससे जो गैस निकलता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो मेरे में बेकिंग सोडा के साथ हमारा एसिड का रिएक्शन अगर होता है तो वहां पर हम कहते हैं कि डायरेक्ट हमारा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी जस्ट आप यहां पर देखे थे, एक रिएक्शन आपको दिखाए थे, हम बात कर रहे थे मेरे भाई यहां पर किसका, तो हम कहेंगे यहां पर मान लेते बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, और NaHCO3 हम लोग यहां पर बोलते हैं ना, तो ये NaHCO3 तो भी कार्बोनेट ही तो हमारा है। अगर ये भी हमारा यहाँ पर कार्बोनेट है मेरे भाई, और ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करते हैं, हम लोग आग बुझाते हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जो अग्निशामक होता है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये अग्निशामक में यूज नहीं होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो हमारा यहां से कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। अगला हमारा दे रखा है मेरे भाई, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हमारा किस संयंत्र में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा हैसन क्लेवर हमारा एक क्या होता है, एक प्लांट होता है, हैसन क्लेवर प्लांट होता है, उसी में हम विरंजक चूर्ण बनाते हैं। लेकिन विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो चूना पानी हमारा होता है उस चूना पानी के घोल से हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तब जाकर के हमारा क्या होता है कि यहाँ पर CaOCl2 का निर्माण होता है और कुछ जल की मात्रा यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसका मतलब मेरे भाई कि विरंजक चूर्ण उत्पादन करने के लिए चूना पानी के घोल से हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तब गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये पाउडर हमें प्राप्त होता है। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहां पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही था, पहला हमारा गलत है, तो 2 और 3 ही हमारे सही होंगे, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या होंगे, तो 2 और 3 हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। मेरे भाई एक बात बताइए, पानी के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो कौन करेगा, तो क्योंकि इसमें से अगर देखें तो सोडियम ही कर सकता है, चूंकि ये हमारा ज्यादा अभिक्रियाशील है। चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे लिस्ट रिएक्टिव होता है, ये सब जल्दी रिएक्शन हमारा करता भी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता, सोडियम हमारा करेक्ट आंसर करेंगे। और यही हमारा ठंडे पानी से रिएक्शन करके हमारा क्या करता है, जल जाता है, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान रखना।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लो धातु में क्षयकरण का, मेरे भाई अगर किसी में मान लेते कि लोहा है, लोहा में अगर जंग लगता है ना, जैसे लोहा आप खरीद करके लाए, और लोहा जब खरीद करके आप लाते हैं मार्केट से, तो आप उसको बाहर में छोड़ दीजिएगा, तो हमारे वायुमंडल में हवा है, ऑक्सीजन है, और हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी है, तो वो जलवाष्प और वो ऑक्सीजन जो है इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा, और इसके ऊपर में क्या होता है, जंग लग जाता है, जंग जमा हो जाता है, जिसको हम लोग स्केल कहते हैं, जिसको हम क्षरण कहते हैं, उसका क्षरण हो गया, उसकी मजबूती खत्म हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन और नमी दोनों के कारण होगा, ये दोनों चीज हमारा उसके लिए हानिकारक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, धोता धुआं, अगर धातु को, मेरे भाई अगर हम मान लेते हैं कि धातु को अगर जंग लगने से बचाना है, तो हम अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, या फिर अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम जिंक का लेप लगा देते हैं, या क्रोमियम वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे हम लोग उसको बचाते हैं। आगे देखें कि प्रयोगशाला में मेरे भाई हीरे की हम बात करते हैं, प्रयोगशाला में यानी कि लैब में अगर आप हीरा बनाते हैं, हीरा मेरे भाई सबसे हार्डेस्ट हमारा पदार्थ होता है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, और आपको लैब में अगर हीरा को बनाना है, तो उसके संदर्भ में आपको हीरे के बीज के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप याद रखिएगा ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का। लेकिन ग्रेफाइट को हम क्या करते हैं, लैब में बहुत उच्च दाब और उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं, तो यही चीज हमारा क्या बनता है, हमारा डायमंड बन करके आता है। तो मेरे पास जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछता है, हम लैब में इस चीज को हम बना रहे हैं, तो लैब में जब बनाते हैं तो ग्रेफाइट को हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो ये कंडीशन याद रखना, उच्च दाब तथा उच्च ताप की हम बात करते हैं। उच्च दाब तथा हम किसकी बात करते हैं, उच्च ताप की स्थिति में हम बात करते हैं। उच्च दाब तथा उच्च ताप के कंडीशंस में क्या होता है, यही ग्रेफाइट हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर डायमंड बन जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यही हमारा डायमंड बन जाता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, तो ये लैब में आप ऐसा करते हैं, तो आप ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरे भाई ग्रेफाइट के साथ, ग्रेफाइट में चूंकि कार्बन होता है, चूंकि डायमंड हमारा कार्बन के लिए जाना जाता है, ये भी कार्बन का प्रूफ, ये भी कार्बन का प्रूफ होता है। लेकिन ग्रेफाइट डायमंड में दोनों में अंतर बस इतना ही होता है मेरे भाई, कि जो डायमंड हमारा होता है ना, ये इसका एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। इसका एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसका एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस एक कार्बन को देखिए 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस एक कार्बन को देखिए 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये डायमंड हमारा क्या करता है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और इसके हाइब्रिडेशंस की बात करते हैं, तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडेटेड होता है। क्योंकि मेरे भाई एक सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे sp3 हाइब्रिड हो जाएगा, 3 को p, 1 को s होगा। अगर ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं, तो ये ग्रेफाइट हमारा एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखिए, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। ये हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो ग्रेफाइट की संरचना होती है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको ग्रेफाइट की संरचना मिलेगी। ऐसे करके ग्रेफाइट की संरचना होती है। इसमें जहां जहां आप कॉर्नर दिख रहे हैं, उसका मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है। अगर ये कार्बन है, तो एगो हमारा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो एक मेरे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 ही कार्बन हमारा, 3 ही बॉन्डिंग हमारा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। 2 को p और 1 को s बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, चूंकि हाइब्रिडेशंस भी कई बार पूछता है। इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचता है, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडेशंस में भाग नहीं लेता है। अगर हाइब्रिडेशंस में भाग लेता है, तो वो लोन पेयर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेता है भाग, ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रयोगशाला में हम किससे बनाते हैं, डायमंड से ही हम क्या बनाते, सॉरी ग्रेफाइट से हम डायमंड बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। डायमंड हमारा सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। अगला है मेरे भाई कि आपसे बोला गया है कि ये बता दीजिए कि कौन सा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, वातावरण में उपयोग, अम्लीय वर्षा की हम बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो किसके कारण हो, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा होगा, जिसको हम यहाँ पर NO2 के नाम से हम लोग जानते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, चूंकि हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 कहते हैं। यही दोनों क्या करता है मेरे भाई, बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करके, ये क्या करेगा, बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करके, ये किसके साथ मेरे भाई, जो बारिश का पानी होता है उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, और ये क्या बना लेता है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, और यही अम्लीय वर्षा होता है। और ये भी क्या करता है, बारिश के पानी के साथ रिएक्शन करेगा, और ये किसका तो निर्माण करेगा, तो H2SO4 का निर्माण कर लेता है। ये दोनों अम्लीय वर्षा कराता है। ये दोनों रेस्पॉन्सिबल है जो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट हमारा ओजोन, हमारा वायुमंडल कहेंगे यहाँ पर हमारा इससे रिलेटेड, हमारा अम्लीय वर्षा से रिलेटेड नहीं है। तो केवल हमारा कौन होगा, 2 और 4 ही है। ये तो फेमस एग्जाम्पल है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली सांस को जांच करने के लिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो कलर चेंज होता है। फिल्टर पेपर पे मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे ये हमारा यहाँ पर कलर चेंज होता है। इस बात को आप ध्यान रखना।
ये क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर कलर चेंज होता है। और कलर चेंज कैसा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑरेंज टू हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑरेंज टू हमारा ग्रीन हो जाता है। ये ऑरेंज टू हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ग्रीन हो जाता है अगर कोई अल्कोहल लिया हुआ है तो। लेकिन वो होता कैसे है, तो मेरे भाई हम लोग को ध्यान रखना, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा होता है, हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसका, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोटासियम की बात करते हैं। ये जो हमारा पोटासियम होता है और पोटासियम डाइक्रोमेट की हम बात करते हैं, ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा केमिकल्स उसके अंदर में होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे H2SO4 भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। और अगर आप अल्कोहल लिए हुए हैं, अगर आप वाइन पिए हुए हैं, तो ये अल्कोहल के साथ ये क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, और ये फिर यहाँ पर क्या करेगा, तो हम कहेंगे इससे कलर चेंज हो जाता है। और जो कलर चेंज हमारा होगा उसी से पता चल जाता है कि आप वाइन पिए हुए हैं। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है, ये हमारा क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा उसमें होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा भी जाता है। तो ये केमिकल्स आपको याद भी रखना है कि वो जो फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करता है, उस फिल्टर पेपर पर कलर चेंज होता है, फिल्टर पेपर पर कलर चेंज होता है, लेकिन उस मशीन के अंदर कौन सा केमिकल हमारा होता है, ये केमिकल हमारा ऑलरेडी पहले से होता है। अगर आपको वाइन पिए हुए हैं, अल्कोहल लिए हुए हैं, तो इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा, कलर चेंज कर देता है। इसलिए मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम केवलार का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे भाई जो केवलार हमारा होता है ना, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ये कैसा पॉलीमर है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, इसको हम लोग यहाँ पर केवलार कहते हैं। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर हम उसको कहते हैं कि गर्म करने पर क्या होगा मेरे भाई, कि गर्म करने पर अगर ये हमारा, अगर गर्म करने पर अगर गर्म किए, अगर वो मुलायम हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो मेरे भाई ठंडा करने पर भी वो क्या रहेगा, तो सॉफ्ट ही रहता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गर्म करने पर अगर सॉफ्ट है, तो ठंडा करने, अगर उसको ठंडा करेंगे फिर भी वो सॉफ्ट ही रहेगा, वो हमारा हार्ड नहीं होगा। तो ये हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर सेट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर गर्म कीजिए या ठंडा कीजिए, ठंडा कीजिएगा अगर मान लेते हार्ड हो गया तो हार्ड ही रह जाएगा। तो ये हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में इस्तेमाल हमारा होता है। लेकिन अगर नायलॉन की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या, तो ये हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें थर्मोसेटिक का एग्जांपल और भी है, इसमें आप देखिएगा मेलामाइन भी होगा, बेकेलाइट भी हमारा होता है। अगर हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में क्या होगा, गर्म कीजिएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठंडा कीजिएगा तो मेरे भाई हार्ड हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये नायलॉन जो होता है हमारा, ये पॉलीएमाइड पॉलीमर है। ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। और पॉलीएमाइड पॉलीमर बार बार हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आता है, इसलिए हम आपको फोकस करके बता रहे हैं। टेरिलीन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये टेरिलीन जो हमारा होता है, ये भी हमारा पॉलीमर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये भी पॉलीमर है, लेकिन ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में आता है। ये भी हमारा किस में आएगा, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ही होता है। ये भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो टेरिलीन जो होता है वो भी हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर ही होता है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन वो इथिलीन ग्लाइकोल का पॉलीमर होता है। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर तो होगा, लेकिन ये इथिलीन ग्लाइकोल का पॉलीमर होता है। इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। ये किसका, तो इथिलीन ग्लाइकोल की हम बात करते हैं, ये इथिलीन ग्लाइकोल का पॉलीमर होता है। टेरिलीन की हम बात करते हैं। वैसे केवलार नाम फेमस है, आप सबको याद रख रखना चाहिए। निम्नलिखित में से मेरे भाई किस विस्फोटक का नाम हम नोबेल तेल कहते हैं। नोबेल तेल अगर हमारा होगा तो वो कौन होगा, तो हम कहेंगे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टीएनजी की बात करते हैं। इसका पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं। ये पूरा नाम है, इसको ट्राई नाइट्रो, हम लोग ग्लिसरीन की बात करते हैं, ये हमारा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इस बात को ध्यान रखना है, जो कि हमारा यहाँ पर विस्फोटक के नाम पे होता है। वैसे मेरे भाई इसी का इस्तेमाल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का जो ट्राई नाइट्रो जो ग्लिसरीन हमारा होता है, इसी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करके, याद रखना, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, डायनामाइट बनाते हैं। इसी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, तो यहाँ से डायनामाइट बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, इसी का इस्तेमाल करके डायनामाइट बनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो मेरे भाई जो भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होते हैं वो आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि जो भी एक्सप्लोसिव हमारे सब्सटेंस है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो आपको याद रखना एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हमारा क्या होता है, हम आरडीएक्स की बात करते हैं, ये हमारा होता है। या फिर मेरे भाई हम बात करेंगे तो हमारा
टीएनटी की बात करेंगे, और टीएनटी से ही हमारा डायनामाइट बनता है, तो आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिएगा डायनामाइट वगैरह का इस्तेमाल जो होता है, ये आप देखिए कोयला के खान में क्या जाता है, कोयला के खान में इसी से क्या करते हैं, तो कोयला को बम ब्लास्ट करके क्या किया जाता है, कोयला को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तब उस कोयला को फिर अलग किया बाहर निकाला जाता है। तो मेरे भाई बीपीएससी कई बार ये सब क्वेश्चन पूछती है, ये सब एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज्यादा धमाका करता है। आरडीएक्स हो गया, टीएनटी हो गया, हमारा डायनामाइट हमारा हो गया। तो नोबेल का तेल टीएनजी को कहते हैं, जिससे हम डायनामाइट बनाते हैं, एक्सप्लोसिव पदार्थ बनाते हैं जो डायनामाइट बनाया जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की हम बात करते हैं। आगे नियुक्ति बैच रहे चाहे कोई भी बैच रहे मेरे भाई, आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट आज भर के लिए होगा। जो लोग नहीं लिए होंगे ले लीजिएगा, चूंकि ये एक अच्छा मौका है कि आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है उस पर विचार करना और आंसर आपको बताना है। पोटेशियम क्लोरेट होता है वो माचिस की तिल्ली पर होता है, माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर पोटेशियम क्लोरेट होता है। माचिस की जो तिल्ली होती है मेरे भाई, उस माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर क्या जमा होता है, क्योंकि माचिस की तिल्ली पर माचिस की तिल्ली पर जो जमा पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पोटेशियम क्लोरेट के नाम से जानते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जो माचिस होता है उसके सतह पर हमारा क्या होता है, तो आप लोग को आंसर करना है मेरे भाई। मैग्नीज डाइऑक्साइड्स की हम बात करते हैं, तो जो मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारा होता है ये ड्राई सेल में हमारा इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हमारा सीसा संचायक सेल में इस्तेमाल होता है, नहीं मेरे भाई। संचायक सेल की अगर हम बात करते हैं तो संचायक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लीड एसिड बैटरी, याद रखिएगा। इसी को लीड एसिड बैटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो लीड एसिड बैटरी होता है इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को सीसा संचायक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसको हम लोग सीसा संचायक सेल कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना, ये सीसा संचायक सेल हमारा होता है। तो इसके अंदर जो एसिड होता है ना, वो आप सबको पता होगा H2SO4 डाला जाता है। यहां पर मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा, तो ये गलत है। वैसे ये स्टेटमेंट अगर इसको मिलान करेंगे तो ये सही होगा, ये सही होगा, लेकिन ये आपका रॉन्ग है। तो रॉन्ग वाला आंसर करना था, इसलिए आंसर करेंगे सी। तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसको कहते हैं मेरे भाई, तो इसमें से बताइए। ये माहेश्वरी को शायद कहते हैं, पी माहेश्वरी जो था, भ्रूण विकास की हम बात करेंगे। इसको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपका पी माहेश्वरी आपके राइट आंसर्स हैं। भ्रूण विज्ञान का पिता हमको इसको कहते हैं। अगला, ऐसा पादप जो बीजाणु और भ्रूण बनाता है मेरे भाई, जो क्या बनाता है, तो बीजाणु और भ्रूण बनाता है, इसको फोकस कीजिए। ऐसा पादप बताइए जो बीजाणु और भ्रूण बनाता है, उसकी हम बात करते हैं। किंतु जिसमें जिसमें बीज एवं संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई कि संवहन ऊतक हमारा जो अनुपस्थित होता है वो किस में होता है, संवहन ऊतक अनुपस्थित की अगर बात करेंगे तो किसमें अनुपस्थित होता है, तो आपको कितनी बार बता चुके हैं, संवहन ऊतक अगर अनुपस्थित होता है तो वो किसमें होगा, तो याद रखना मेरे भाई, ये थैलोफाइटा में अनुपस्थित होता है। ये किसमें होगा, तो थैलोफाइटा में अनुपस्थित होता है। और ये किसमें अनुपस्थित होगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा ब्रायोफाइटा की जो हम बात करते हैं ना, इसमें भी अनुपस्थित होता है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में। लेकिन टेरिडोफाइटा में हमारा संवहनी ऊतक होता है। संवहनी ऊतक कहने का मतलब है मेरे भाई, हम कहेंगे यहाँ पर जाइलम और फ्लेम की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर जाइलम और फ्लेम की बात कर रहा है। एक तो ये हमारा हो गया कि संवहनी ऊतक अनुपस्थित होगा, या तो थैलोफाइटा नहीं तो ब्रायोफाइटा होगा। टेरिडोफाइटा तो मेरे भाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें संवहनी ऊतक होता है। अब हमारे पास आता है सर कवक, आंसर करेंगे कि ब्रायोफाइटा करेंगे, क्योंकि सेवाल कवक हमारा थैलोफाइटा में आता है। और ब्रायोफाइटा में हम कहते हैं कि हमारे मॉस वगैरह आते हैं, मॉस को ब्रायोफाइट्स कहते हैं, फ्यूनिडिया को ब्रायोफाइट्स कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अगर हम लोग आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग कहेंगे ब्रायोफाइट्स आंसर हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई हम कवक की अगर बात करते हैं ना, तो जो कवक, कुछ ऐसे कवक होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, उसमें विखंडन हमारा होता है। लेकिन यहां पर आपको बीजाणु की बात कर रहा है, इसमें बीजाणु का निर्माण कर रहा है मेरे भाई। बीजाणु का जो निर्माण होता है ना, स्पिर फॉर्मेशन द्वारा होता है। वैसे आप जान लीजिए कि जितने भी हमारे बिना फूल वाले पौधे होते हैं उसमें बीजाणु का गठन होता है, और हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन द्वारा हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्पोर फॉर्मेशन ठीक है, हम लोग कहेंगे ये भी पॉसिबिलिटी, लेकिन जो कुछ कवक होते हैं उसमें हम कहते हैं एक कोशिकीय होता है, उसमें विखंडन होता है, इसलिए विखंडन हम कहेंगे। तो यहां पर हम बीजाणु की बात कर रहे हैं, हम विखंडन की बात करें, इसलिए ये छट जाएगा। आंसर ब्रायोफाइट्स के साथ ही जाएंगे। और जो ब्रायोफाइट हमारा होगा ये बीजाणु गठन भी करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। आगे चलते हैं। अगला, कौन सा पक्षी मेरे भाई नहीं है, इसमें से कौन सा पक्षी नहीं है, तो गोल्डन महासिर हमारा पक्षी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन की हम बात करते हैं। एक बात मेरे भाई याद रखिएगा, यहां पर असूत्री विभाजन की बात कही गई है, और असूत्री विभाजन को एमाइटोसिस कहते हैं।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए माइटोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये गलत टर्म लिखा हुआ है, इसको आप काट दीजिए। इंग्लिश में जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये टोटली मेरे भाई आपको रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको एमाइटोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। एक तो हमारा माइटोसिस होता है, चलो हम थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। एक हमारा क्या होता है, हम कहेंगे यहाँ पर, एक तो हमारा माइटोसिस होता है जिसको हम समसूत्री विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। माइटोसिस को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और आपको ध्यान रखना, ये जो समसूत्री विभाजन हमारा होता है, इसमें मदर सेल और डॉटर सेल आपस में बराबर होते हैं। इसमें अगर हम मदर सेल की बात करते हैं मेरे भाई, ये जो मदर सेल जितने होंगे उतने ही क्या होंगे, तो कहेंगे यहाँ पर डॉटर सेल होता है। मदर सेल और डॉटर सेल यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है। माइटोसिस की हम बात कर रहे हैं। माइटोसिस में हमारा ऐसा होता है। एक हमारा क्या होता है मेरे भाई, हम लोग यहाँ पर मियोसिस की हम बात करते हैं। और जो मियोसिस सेल, ये सब सेल डिवीजन का प्रोसेस में हमारा होता है। ये सब क्या करता है मेरे भाई, तो ध्यान रखना, ये सब हमारा सेल डिवीजन करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मियोसिस भी हमारा सेल डिवीजन करता है, हम सभी लोग जानते हैं। ये भी हमारा क्या करेगा, तो यहाँ पर सेल डिवीजन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मियोसिस हमारा होता है, इसको क्या कहते हैं, तो ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, इसमें याद रखना मेरे भाई, एक मदर सेल का हम कहते हैं कितना डॉटर सेल, तो कहेंगे हमारा आप ये कह सकते हैं मदर सेल हमारा डॉटर सेल में जो अंतर होता है वो कितने का हो जाता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे मदर सेल और डॉटर सेल में जो गुणसूत्र हमारे होंगे, एक में तो हमारा बराबर हो जाता है और एक में हमारा कैसा होगा, तो आधा हो जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो मियोसिस हमारा सेल डिवीजन होता है, इससे स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछता है, ये स्पर्म तथा ओवम का निर्माण करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये किसका निर्माण करेगा, तो कहेंगे यहाँ पर स्पर्म तथा ओवम का निर्माण करता है। स्पर्म तथा ये ओवम का निर्माण करता है, इस बात को आप ध्यान रखें, स्पर्म तथा ओवम का निर्माण करता है। लेकिन ए माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर मेरे भाई औसूत्री जो कोशिका दे रखा है, औसूत्री विभाजन, औसूत्री की बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ए माइटोसिस, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा ए माइटोसिस की हम बात करते हैं। और जो ए माइटोसिस हमारा होता है, इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसको औसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इस ए माइटोसिस में हमारा कहां पर होगा, तो भ्रूणीय कला में होता है। यानी कि मेरे भाई जो जायगोट्स बनेंगे, हमारा मेल और फीमेल दोनों गैमेट से जायगोट बनेगा, उसी से हमारा क्या बनता है, तो कहेंगे हमारा यहाँ पर ये बनेगा। तो अगर ए माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इसमें हमारा विखंडन की क्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना। ए माइटोसिस में किसी क्रिया होगी, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो ए माइटोसिस होता है ना, इसमें विखंडन की क्रिया होती है। विखंडन की जो क्रिया होती है ना, वो किस में होगी, तो विखंडन की क्रिया हमारा कहां पर, ए माइटोसिस में होता है। तो हमारा ए माइटोसिस विखंडन और विखंडन की क्रिया होती है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी सेल होते हैं ना, सभी में विखंडन होता है, सेल में विखंडन होता है। और बहुत सारे मेरे भाई सेल से बना हमारा उत्तक होता है, तो कहेंगे इसमें विखंडन होगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा। भ्रूणीय कला जो हमारा यहाँ पर भ्रूण का जो निर्माण होता है, वो भी हमारा एमाइटोसिस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों एमाइटोसिस होगा मेरे भाई, अस्तनी की उपास्थि में हमारा नहीं होगा, तो हम कहेंगे बी और सी हमारा राइट है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑफ मार दीजिए। आगे चलते हैं। कौन सा पौधा कह रहा है, कौन सा भाग फूल बनाने में उद्दीपन करता है मेरे भाई, फूल बनाने में क्या करता है, उद्दीप्त ग्रहण करता है, वो कौन सा भाग हमारा होता है, तो याद रखना मेरे भाई। इसके लिए हम कहते हैं हमारा कौन करता है, तो हम कहेंगे सूट करता है, इस बात को ध्यान रखना। कौन करता है, सूट करता है। सूट हम किसको कहते हैं मेरे भाई, जो पत्ती और तना का सम्मिलित रूप होता है, उसको सूट कहते हैं। सूट ये करता है, ये कौन करता है, सूट करता है। और पत्ती और तना का सम्मिलित रूप होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पत्ती और तना का क्या कहेंगे, पत्ती और तना का ये सम्मिलित रूप हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पत्ती और तना का हमारा सम्मिलित रूप इसको मानते हैं, जिसको हम सूट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप आंसर करेंगे क्या सर, तना होगा, क्या हमारा पत्ती होगा। तो आपको मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, तो एक्चुअली में सूट बोलेगा तब तो आंसर हम लोग करेंगे ही करेंगे, सूट ही करेंगे। नहीं दिया है तो आप लीफ आंसर करिएगा। हम लोग पर्ण करेंगे, मेनली हमारा पर्ण से होता है, जिसको हम लोग लीफ कहते हैं। इसी से फूल बनने के लिए उद्दीपन करता है, पत्ती से। क्लोरोफिल मेरे भाई सूरज के प्रकाश में उच्च तरंग दैर्ध्य वाले जो प्रकाश को अवशोषित करता है, तो वो किसको करेगा, तो यहां पर हम कहेंगे लाल और नीला को करता है। इसको हमारा क्या करता है, अवशोषित करता है। और तरंग दैर्ध्य भी हमारा लाल रंग का क्या होता है, सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट हार्मोन हमारा नहीं, आप कई बार पढ़ चुके हैं। इंसुलिन हमारा प्लांट हार्मोन थोड़ी है, ये एनिमल्स हार्मोन होते हैं। और ये हमारे कहां से, बीटा सेल से सिक्रेट करता है, अग्न्याशय के बीटा सेल से सिक्रेट करता है। ये हमारा प्लांट हार्मोन नहीं है, ये सब प्लांट हार्मोन हमारे होते हैं।
आगे चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या, तो मेरे भाई लिपिड्स है, फैट है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं मेरे भाई, तो अगर हम यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारा लिपिड्स है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये लिपिड्स है, और लिपिड्स हम किसको कहते हैं, कहेंगे फैट को कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको हम लिपिड्स कहते हैं, वो हमारा फैट्स होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई, इसी कोलेस्ट्रॉल से हमारा स्टेरॉयड हार्मोन बनता है। कौन बनता है, तो कहेंगे यहाँ पर हम सीधा कहेंगे स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इसी से स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण होता है। और जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है ना, ये सेक्स हार्मोन को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए हम कहेंगे ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन से रिलेटेड है, कीटनाशी नहीं है, विटामिन हमारा नहीं है। हम सीधा कहेंगे ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण करता है। जो भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो हमारे क्या होंगे, तो हम लोग सीधा कहते हैं सेक्स हार्मोन को स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। आगे मेरे पास आरती बैच, आपको कोई भी बैच मिलेगा, सभी बैच पर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आज के लिए। आगे, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशतता सबसे अधिक होती है, तो मेरे भाई ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा सबसे अधिक होता है। ये तो आपका फेमस क्वेश्चन है। मनुष्य की मुख गुहा में मेरे भाई पाचन प्रारंभ होता है। पाचन का जो शुरुआत होता है, पाचन जो प्रारंभ होता है हमारे मुख गुहा में ही होता है, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। पाचन की क्रिया कहां पे होती है, हमारे मुंह में होती है। किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। मेरे पास सीधा कहेंगे स्टार्च का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, तो हम कहेंगे इसकी पाचन होती है। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं मेरे भाई, एनर्जी का ऑर्डर हम बताते हैं, ध्यान रखना। यहां पर एनर्जी का जो ऑर्डर है ना, ये इसको ध्यान में रखेंगे। तो एनर्जी का हमारा ऑर्डर होता है, तो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक हमारा एनर्जी किससे मिलता है, तो वसा के टूटने से मिलता है। उसके बाद किससे मिलता है, तो कहेंगे हमारा प्रोटीन से मिलता है। और सबसे कम एनर्जी अगर किसी से मिलता है तो हमारा किससे मिलता है, तो कहेंगे यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम वसा से एनर्जी हमारा 9.3 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 5.6 कैलोरी एनर्जी मिलता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो सबसे अधिक किसमें, वसा से मिलता है। सभी 1 ग्राम पर डिफाइंड हमने किया है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब कभी भी मेरे पाचन की शुरुआत होती है, हमारे मुंह से पाचन की शुरुआत होती है। हमारे मुंह में क्या होता है, हमारे मुंह में होता है टाइलिन एंजाइम, जो कि लार में मौजूद होता है। वही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा यहां पर टाइलिन एंजाइम करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, हमारे मुंह में तो होगा, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है मेरे पास, इसको बोलते हैं हम लोग टाइलिन एंजाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या लिखते हैं, PTYALIN, टाइलिन एंजाइम कहते हैं। ये हमारा टाइलिन एंजाइम होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो टाइलिन एंजाइम को ही हम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई, इसी को हम लोग यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा एमाइलेज एंजाइम भी होता है, जो इसका पाचन करेगा। और जैसे ही इस टाइलिन एंजाइम इसका पाचन करता है, पाचन होने के बाद ये क्या बनाता है, जब पाचित होगी मेरे भाई, तो यही हमारा माल्टोज का फॉर्मेशन करता है। ये क्या बनेगा, माल्टोज बनता है, माल्टोज से ग्लूकोज बनता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा, तो ये करेगा। वसा का पाचन कौन करेगा, तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करेगा, तो याद रखिएगा ये लाइपेज एंजाइम करता है। और लाइपेज एंजाइम कहां पे, तो हमारे अग्न्याशय में होता है। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, तो हम लोग यहां पर ट्रिप्सिन एंजाइम की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ये ट्रिप्सिन एंजाइम हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। और ये भी हमारे कहां पर, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का पाचन अगर हमारा यहां पर कहेंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम अगर पाचन करता है प्रोटीन का, तो ये भी हमारे पैंक्रियाज में, ये भी हमारा अग्न्याशय से निकलता है, ये भी अग्न्याशय से निकलता है। लेकिन ये हमारे लार में होता है। ये कहां पर ये एंजाइम होता है, लार में होता है। आगे चलते हैं, मानव में रुधिर की जो श्यानता होती है वो किसके कारण आता है। मेरे पास श्यानता कहने का मतलब समझ रहे हैं, श्यानता कहने का मतलब होता है कि कोई भी द्रव अगर गाढ़ा है तो ज्यादा श्यानता है, कम अगर श्यानता है इसका मतलब पतला द्रव की बात कर रहे हैं। तो ब्लड गाढ़ा भी हो सकता है, ब्लड पतला भी हो सकता है। तो मेरे भाई इस बात को अब ध्यान रखना है कि मानव रुधिर की जो श्यानता होती है ना, वो किसके कारण होती है। तो सबसे पहला फंक्शन तो आप ये समझिए, हमारे शरीर में तो ब्लड है, और हमारे शरीर में जो ब्लड है उस ब्लड का 55% जो हमारा होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। कितना परसेंट कहेंगे, ब्लड का इतना परसेंट हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। और इस ब्लड प्लाज्मा में हमारे क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, ब्लड के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये हमारा ब्लड प्रोटीन होता है। और ब्लड प्रोटीन में अगर आप देखिएगा तो इसी में हमारा एल्बुमिन होता है। तो ये जो मेरे भाई हम एल्बुमिन हम क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। जो एल्बुमिन होता है ये मुख्य रूप से हमारा ब्लड को गाढ़ा बनाता है, यही हमारा विस्कोसिटी का मेन कारण होता है। ये भी हमारा होता है, हम कहते हैं ग्लोबुलिन भी होता है और भी हमारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें हमारा क्या होता है, आरबीसी भी होता है।
साथ ही साथ इसमें क्या होता है, WBC भी होता है। साथ साथ मेरे भाई इसमें क्या होता है, ब्लड के प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो ये सब ठोस मात्रा में हमारा होता है। तो मेरे भाई अगर कोई भी ठोस द्रव पदार्थ के अंदर मिला हुआ है तो उसकी विस्कोसिटी को और बढ़ा देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रुधिर में जो प्रोटीन है उसके कारण तो एकदम होबे करेगा। और प्लाज्मा बिंबाणु यानी कि हमारे ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करता है, इसके कारण भी होगा। रुधिर में RBC WBC के कारण भी होगा, यानी कि ये सब हमारा रेस्पॉन्सिबल होगा। और इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या करेंगे, तो आंसर करेंगे एक से अधिक। लेकिन मुख्य रूप से मेरे भाई एल्बुमिन को जानते हैं, मुख्य रूप से एल्बुमिन की बात करते हैं, ब्लड को गाढ़ा बनाता है। पेस मेकर जो होता है हमारा किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, पेस मेकर जो हमारा होता है हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर हमारा होता है। हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 पार्ट में बटा होता है। इसमें कितने चैम्बर, तो 4 चैम्बर होगा। इसको राइट ऑरिकल कहते हैं, दूसरे को हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो जो पेस मेकर होता है ना, जो पेस मेकर होता है वो मेरे भाई कहाँ होता है, तो पेस मेकर यहाँ होता है। और ये कहाँ पर होगा, तो पेस मेकर हमारा होता है दायां आलिंद में होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे इसी को हम पेस मेकर कहते हैं। यही हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर पेस मेकर कहते हैं। और जो पेस मेकर का कार्य है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये कार्य क्या करता है, इसके कार्य क्या है मेरे भाई, हृदय की गति को कंट्रोल करता है। ये जो हृदय गति की बात करता है, हृदय गति को क्या करता है, तो ये कंट्रोल करने का काम हमारा ये पेस मेकर करता है, और ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, पेस मेकर हमारा किस नाम से जानते हैं, उसको SA नोड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा SA नोड जो है ना, ये फेमस नाम है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। इसका नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SA नोड के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई। अगला मानव शरीर की मांसपेशी के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि मसल्स के बारे में आपको बताना है मेरे भाई। मसल्स जो हमारा होता है, जिससे हम चलने फिरने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, मसल्स जो हमारा होता है ना, उस मसल्स के अंदर भी मोशन होता है। तो क्या मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का देती है, यहाँ पर केवल जो लिख दिया है ना मेरे भाई, ये गलत आपको लिखा हुआ है। मांसपेशी केवल हड्डी को धक्का देगी, जो कि हमारा गलत है। मांसपेशी जोड़े में कार्य करती है। मसल्स होते हैं मेरे भाई, ये जोड़े में कार्य करती है, पेयर्स में हमारा मसल्स होता है। सिकुड़न जब होता है तो मांसपेशी छोटी होती है, सख्त होती है, मोटी भी होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, चूंकि दो आंसर्स हमारे यहाँ पर क्या थे, तो राइट थे। अच्छा, इसमें से गलत आपको खोजना था, इसमें से आपको गलत खोजना था, कौन सा हमारा गलत होगा। तो गलत कौन सा, क्योंकि गलत बोला था, ये आंसर हम लोग गलत करेंगे, ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे भाई यहाँ पर 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन आपका था वो यहीं पर एंड होता है।